आई में कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चा मेडिकल अनफिट हो सकता है और उसे उस चीज का ध्यान देना चाहिए। लेजी आई क्या होता है, तो ये बहुत अच्छा आज हमें रूल पता चला 20-20-20 रूल क्या होता है। तो सर मिनिमम कितना अमाउंट जो है लेजर में खर्च हो जाता है, तो सर क्या रीजन होता है कि बच्चे की आईसाइट वीक हो जाती है, कैसे बच्चा उससे बचाव कर सकता है। तो साथियों आज हमारे साथ जो है डॉक्टर कौस्तुभ सर हमारे पास हैं और ये जो है आई के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि जो बच्चे हमसे मेडिकल करा चुके हैं उनको अगर आई में कोई प्रॉब्लम हुई है और तो हमने उनको जो है सर के पास भेजा है और यहाँ पर इलाज कराने के बाद बच्चे जो है मेडिकल फिट भी हुए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए सर। और SHR प्री मेडिकल सेंटर के थ्रू हम चाहते हैं कि सर आप बच्चों को जो है आई के बारे में जो नॉलेज हम दे सकते हैं सर, जैसा आपसे कंसल्ट हुआ था। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई की जो प्रॉब्लम है जो जनरली हमें देखने को मिलती है कि बच्चे की आईसाइट जो है वो वीक हो रही है, तो सर क्या रीजन होता है कि बच्चे की आईसाइट वीक हो जाती है, कैसे बच्चा उससे बचाव कर सकता है। देखिए, सबसे पहले आईसाइट वीक होना ये एक बीमारी नहीं है। जी। ठीक है, चश्मा लगना बीमारी नहीं है, पहली चीज। अब आज की डेट में हमने देखा है कि नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है, काफी लोगों को चश्मे लग रहे हैं। इसका मेन रीजन बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी है। जी सर। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पढ़ाई सारी इसी पे हो रही है, ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही जी है। सर। इसकी वजह से नंबर और आ रहे हैं। पहले जमाने में 100 में से 3-4 बच्चों के चश्मे लगते थे मुश्किल से। जी सर बिल्कुल। आजकल आप भी देख रहे होंगे कि अधिकांश बच्चों के चश्मे लग गए हैं। चश्मे लगता है। कोई है जो नहीं लगा रहा है, कोई है जो लगा रहा है। लगा रहा है, बिल्कुल सर, एक्सेप्ट किया। तो ये सर आईसाइट वीक होने का जो मेन रीजन है वो है कि स्क्रीन टाइम का हो जाए। और सर ये ऐसा भी होता है कि जेनेटिक भी होता है कि अगर बिल्कुल, बच्चे का बिल्कुल। स्क्रीन टाइम नहीं है तो भी आईसाइट वीक हो सकता वो है। पहले भी था। अगर किसी के पेरेंट्स का अगर चश्मा है जी। तो चांसेस काफी रहते हैं कि बच्चों में भी चश्मे का नंबर आएगा। तो देखो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ बच्चे की, जब अगर आप SSC GD का मेडिकल, क्योंकि अभी जो है SSC GD का मेडिकल आने वाला है, तो आपकी राइट आई अगर 6/6 है और लेफ्ट आई 6/9 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। बट जो मेरे भाई आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी जो आई साइड है वो प्रॉपर 6/6 होनी चाहिए। दोनों नेवी में जो मेरे भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी आई साइड 6/6 होनी चाहिए। अब बात करते हैं एयरफोर्स में, क्योंकि एयरफोर्स में आपका चश्मा अलाउड है तो आपकी आई साइड जो है वो 6/18 तक चलती है। उसके बाद जो है अगर 6/18 से ऊपर अगर आपकी आई साइड है तो आपको चश्मा अलाउड नहीं होता है और आपको जो है पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे रिफ्रैक्टिव एरर के नाम से पॉइंट देते हैं, या विजुअल एक्यूरेसी लेस देन 6/6 के भी आपको पॉइंट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो सर ये बच्चे की आईसाइट वीक है और बच्चा आपके पास आता है, तो लेजर का जो प्रोसेस है वो कितना सेफ है सर बच्चे के लिए। देखिए, जनरली 95% टू 97% ये सेफ है। जी सर। उसके पहले ऑब्वियसली एकदम से हम लेजर नहीं करते हैं। पहले 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं जी। कि उसकी कॉर्निया पे जो लेजर होने वाला है क्या उसकी थिकनेस प्रॉपर है या नहीं, जी। कहीं पीछे पर्दे में रेटिना में कोई दिक्कत तो नहीं है, जी। कहीं कोई एलर्जी, इन्फेक्शन, ड्राइनेस ऐसी तो नहीं है जो लेजर के बाद बढ़ जाएगी। तो ये 3-4 चीजें जो होती हैं, ये देख के अगर सब कुछ फिट है बच्चा तो हम लेजर कर सकते हैं। इट इज सेफ। तो देखो जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, हमें मैसेज करते हो कि सर मेरी आई साइड वीक है, क्या लेजर हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा सर ने हमें अभी बताया है कि सबसे पहले आपके आई के टेस्ट करने होते हैं कि कहीं उसके बाद आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं बढ़ेगा, या लेजर हो सकता है या आपका नहीं हो सकता है। तो सर कुछ बच्चे जैसे जो थे जिनको आपने लेजर के लिए मना कर दिया था, आई साइड वीक थे, वो कौन से केसेस होते हैं सर, उनका कैसे पता चलता है। जैसे जिसकी किसी की थिकनेस कम है, कॉर्निया की जी थिकनेस सर। कम है, किसी के कॉर्निया पे कोई स्कार है, कोई धब्बा है, जी सर। या फिर एक बीमारी होती है केरेटोकोनस, जी सर। जिसमें कॉर्निया थोड़ी कमजोर रहती है। जी सर। ऐसे केसेस में लेजर नहीं करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। लेजर के बाद भी नंबर तो रहेगा ही, उसके साथ कॉर्निया और वीक होने के चांसेस रहते हैं। और वीक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब हमें पता चलता है टेस्ट के बाद, और उसके बाद सर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको लेजर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। जैसे सर कुछ बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास आते हैं तो आप उनकी काउंसलिंग कर देते हो और उन्हें पता चल जाता है। बट कुछ बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मेरी आंख सोई हुई है, या जो लेजी आई जो होती है लेजी सर, है वो। और लेजी आई में जो होता है सर लेजर नहीं कर सकते, लेजर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होता। सर वो लेजी आई क्या होता है, आप एक बार वो लेजी आई वो आई है जिसमें प्रॉपर विजुअल स्टिमुलस नहीं मिल पाया। अच्छा सर। मतलब जैसे पहले दोनों दो आंखें हैं तो कोई भी बच्चा है वो दोनों आंखों से काम कर रहा है, ये मालूम करना बहुत मुश्किल रहता है कि एक आंख वीक है। वो तो ही मालूम पड़ पाएगा अगर किसी को दिखाएगा वो, या एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखने की कोशिश करे, उसमें उसको नहीं दिख रहा है, तब ये अकस्मात मालूम पड़ता है कि ये
मुझे कम दिख रहा है, वो चेक कराता है, तब उसकी लेजी आई डिटेक्ट होती है। और ये प्रोसेस होने में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चा ये जब पढ़ना स्टार्ट करता है या बिल्कुल, तब स्कूल से कोई कंप्लेंट आ रही हो जी तभी सर। मालूम पड़ेगा। तब पता चलता है। तो देखो अगर आपकी आई साइड वीक है, सबसे मेन पॉइंट जो सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर आई साइड वीक है तो क्या है, तो जैसा सर ने बताया कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आए, आपने आंख को दिखाया और आपका लेजर हो जाएगा। पहले लेजर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके रिजल्ट आपको कितने अच्छे मिलेंगे ये हमें पता करना पड़ता है टेस्ट होने के बाद, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं सर, एक होता है टेरिजियम, नाखूना जो होता है सर, वो किस वजह से बच्चों में बनता है? मोस्टली जो हमारे एरिया में पाया गया ये ड्राई एरिया है। जी सर। तो जैसे फील्ड का काम किसी का होता है, कोई बहुत पढ़ाई के लिए इधर उधर जा रहा है, या फिर किसी की आंख की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा एक्सपोजर सन का ज्यादा है, ऐसे केसेस में नाखूना या टेरिजियम होने के चांसेस रहते हैं। और सर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? टेरिजियम एक बार हो जाए तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो सर्जरी ही है। परमानेंट सॉल्यूशन ये बच्चे के ऊपर है कि वो उसे कितना सीरियसली ले रहा है। अगर थोड़ा बहुत है और मेडिकल की बात नहीं है तो कई लोग नहीं कराते, लेकिन अगर मेडिकल है तो जनरली उसमें पॉइंट आ जाता है तो कराना पड़ता है। तो टेरिजियम भी एक पॉइंट, नाखूना जो है पॉइंट होता है आपका। नाखूना में क्या होता है, आपकी ग्रोथ हो जाती है आपके अंदर और जो आपके रेटिना तक जाने लगती है, मतलब आपकी पुतली की तरफ जाने लगती है। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे क्लियर करा लीजिएगा, उसका पॉइंट जो है मिलता है। अब आते हैं सर कोरोनियल ओपेसिटी जो हो जाती है, सफेद धब्बा जो हो जाता है सर, वो किस कारण की वजह से होता है? सफेद धब्बा सबसे कॉमन है, कोई चोट लग गई हो, कुछ तिनका आंख में चला गया हो, उसकी वजह से काली पुतली या कॉर्निया पे ओपेसिटी या धब्बा आ जाता है। जी सर। अब एक बार धब्बा आ जाए, प्रॉपर टाइमली उसका ट्रीटमेंट ना हो पाए तो धब्बा कई बार रह जाता है, वो परमानेंटली हो जाता है। परमानेंट टाइप का ही हो जाता है। शरीर पे कोई भी धब्बा या कुछ हो, उसी टाइप का आंख पे भी वो कॉर्निया पे धब्बा रह जाता है। अब धब्बा अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर उसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ऐसे कुछ देखना पड़ता है। और सर उसके बाद बच्चे जो मेडिकल फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती? अगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अगर करेंगे तो उसमें सूचर्स लगेंगे जी, उसमें कई निशान रह सकते हैं, तो वो पता चल जाएगा। वो पता चल जाएगा, तो उसमें चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बचिए, आंखों में चोट वोट लगने से बचिए। और इनकेस ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो टाइम रहते जो है आई के डॉक्टर को जो है आप कंसल्ट कर लें और उनको जो दिखा लें, ठीक है सर। सर इसके अलावा कैटरेक्ट जो होता है, तो सर कैटरेक्ट किस वजह से लोगों को हो जाता है? एज रिलेटेड रहता है, एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से, खान पान प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो हमारा लेंस है अंदर का वो नॉर्मल लोगों में क्लियर रहता है जी। कैटरेक्ट में वो सफेद या फिर थोड़ा सा ब्राउन टाइप का होने लगता है। तो क्या सर यंग बच्चों में भी ये मोतियाबिंद जो है कैटरेक्ट होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये मोतियाबिंद के यंग बच्चों में भी देखने के लिए मिलता है। आजकल देखने में आ रहा है ये कि 25-30 साल के या कई बार 15-16 साल के भी इन बच्चों में भी मोतियाबिंद होना शुरू हो गया है। वैसे ये बचपन से भी कई बार होता है, बचपन से भी congenital हो सकता है। हो सकता है। ओके सर। और सर एज आई में कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चा मेडिकल अनफिट हो सकता है और उसे उस चीज का ध्यान देना चाहिए? कि सबसे पहले नंबर रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम बोलते हैं जी। अगर जितना हो सके स्क्रीन टाइम अपना लिमिट रखें, या फिर थोड़ा सा प्रिकॉशन लें। कोई चश्मा, एक 0 पावर का चश्मा या ब्लू कट लेंसेज जो बोलते आते हैं बिल्कुल, उसको लगा के काम करें, थोड़ा सा बचाव हो जाता है उनसे। एक कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं, रेगुलर डाला करें उसको। और अगर मोबाइल ही है घर में तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के फिर देखें, थोड़ा कुछ तो बचाव हो जाएगा उससे। ठीक है सर। अभी क्या है कि बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा जो भी पढ़ाई करता है वो सिर्फ ऑनलाइन ही करता है। अभी ऑफलाइन का तो जमाना जो है चला गया सर। तो ऑनलाइन तो अगर उसे पढ़ाई करनी है तो स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा रहेगा। जैसे कि आजकल बच्चा लाइब्रेरीज वगैरह में जाता है, वहाँ पे भी डार्कनेस में बिल्कुल मोबाइल रखा रहता है और वो लोग इस चीज तो अब सर इससे बचा कैसे जा सकता है? एक तो आपने ब्लू कार्ड वाला चश्मा बताया वो, और लुब्रिकेटिंग जो ड्रॉप्स होती है वो, क्या ये दोनों कारगर रहती हैं? हाँ, काफी हद तक इससे बचाव हो सकता है। बाकी आपने एक चीज बताई कि डार्कनेस में पढ़ रहे हैं, तो रूम की डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। आपकी मोबाइल का भी जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसकी भी ब्राइटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कई बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हम कम लाइट करके देख पढ़ते हैं, मोबाइल की लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपको दिखेगा। आप नहीं देखोगे, आप जोर लगा के देखोगे तो ऑब्वियसली आंखों पे प्रेशर आएगा। सर के कहने का मतलब ये कि आपको आपकी आंखों पर प्रेशर नहीं डालना है, आपको जबरदस्ती उन्हें देखने के लिए मजबूर नहीं करना है, तो आपकी आंखें ठीक रहेगी। अब एक और पॉइंट जो सर मोस्टली हमें आदमी में देखने के लिए जो मिलता है वो मिलता है कन्वर्जेंस डिफेक्ट जो होता है। तो कन्वर्जेंस डिफेक्ट किस वजह से सर? कन्वर्जेंस डिफेक्ट भी मसल वीकनेस की वजह से होता है। मसल वीकनेस भी आपकी स्क्रीन टाइम, मोबाइल अगर एक ही जगह पे एक ही डिस्टेंस पे आप 5-6 घंटा देख रहे हैं, जाहिर सी बात है मसल धीरे धीरे फटीग होनी शुरू हो जाएगी, थकनी शुरू हो जाएगी। थकेगी तो फिर वो जो नॉर्मल हमारा दूर पास की जो
रेंज रहती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से कन्वर्जन डिफेक्ट आ जाएगा। तो सर इसे कैसे रिकवर किया जा सकता है? सबसे पहले इसमें भी स्क्रीन टाइम को आपको बीच बीच में करीब 2-3 मिनट का गैप दें हर 1 घंटे में। 20-20-20 रूल एक बन गया है आजकल, जिसमें हर 20 मिनट में हर 20 सेकंड का गैप दें। उस 20 सेकंड बाद आंखें बंद करके बैठें, फिर 20 मिनट फिर काम करें। अब 20 मिनट पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटे बाद एक 5 मिनट का गैप लें। मतलब सर ने जो बताया 20-20-20 रूल जो है उसमें क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 20 मिनट आपने स्टडी किया, मोबाइल से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 20 सेकंड के लिए आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, नहीं देखना है बिल्कुल भी, और 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है, और उसके बाद फिर से आप 20 मिनट के मतलब 40 सेकंड का गैप देना है हर 20 मिनट के बाद, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज है। ये चीज तो आप पानी पीने के लिए भी जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आज हमें रूल पता चला 20-20-20 रूल क्या होता है। प्रॉब्लम है जो मेडिकल बेनिफिट करा सकती है बच्चे को। कन्वर्जन डिफेक्ट काफी बच्चों में आ रहा है आजकल। जी सर। टेरिजियम है, एक रिफ्रैक्टिव एरर है, कैटरैक्ट तो आ ही सकता है, ज्यादा नहीं आता लेकिन आता है। कॉर्नियल ओपेसिटी बहुत कॉमन है, उसके लिए बच्चों को धूल मिट्टी से बचना है और इससे बचना है जी। और उसके अलावा सर एक पॉइंट और मुझे अभी याद आया, जो स्क्विंट आइज होती है बचपन से बच्चा जो होता है वो भेगा जिसको बोला जाता है, स्क्विंट जो होता है, तो क्या स्क्विंट ठीक किया जा सकता है सर? स्क्विंट ठीक कर सकते हैं, स्क्विंट की सर्जरी होती है जी, उससे स्क्विंट काफी हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन अगर स्क्विंट की वजह से नजर में कमी, जो आप लेजी आई बोलते हैं, वो स्क्विंट की वजह से भी आ सकता है। स्क्विंट की वजह से लेजी आई भी हो सकती है। ओके सर, तो ये बहुत अच्छी चीज जानने के लिए कि अगर आपको आंखों में टेढ़ापन है, स्क्विंट है, तो वो भी आप जो है पता कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस इफेक्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी जिन बच्चों ने मेडिकल दिया होगा कि आपके पास पेन या करते हैं तो आपकी आईसाइट जो है, दोनों आंखें जो है एक साथ काम करनी चाहिए। नियर बाय ऑब्जेक्ट को पास ले जाएंगे तो एक साथ देखें, और जब वो हटाएंगे तो दोनों आंखें एक साथ बाहर जानी चाहिए। तो ये तो सारी चीजें, अगर इसके अलावा आपके अंदर कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ऑब्वियसली मैं सर से पूछ के आपको जरूर कमेंट कर दूंगा। तो सर ये तो हो गए सारे के जो पॉइंट्स थे उसके बारे में आपने बता दिया सर, और इन चीज का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन कराने के लिए बच्चे को आना कहाँ पर है? जी, ये नेत्र ज्योति केंद्र जी सर, हमारा आई सेंटर है नेहरू नगर आगरा में, यहाँ पे वो दिखा सकता है जी। आप जब भी आए। हर तरह के टेस्ट, अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसकी, अगर लेजर कराने चाहता है तो पहले 2-3 तरह के जो टेस्ट होते हैं वो कराने हैं। अगर नाखून या टेरिजियम है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन हो सकता है। तो सर एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो है आप बता सकते हैं कि देखिए अगर कोई लेजर कराने आता है तो मिनिमम अमाउंट उसमें ये है, मैं क्योंकि वो तो हमें देखने की बात पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना है ना सर। जैसे पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जब हमने बच्चों को कंसेशन दिया था, तो आप लोग तो सर मिनिमम कितना अमाउंट जो है लेजर में खर्च हो जाता है? देखिए 2 तरह के लेजर होते हैं, एडवांस टोपो गाइडेड लेजर या फिर सिंपल लेजर जी। अब एडवांस और टोपो गाइडेड या सिंपल कौन सा होना है ये ऑब्वियसली टेस्ट में मालूम पड़ता है। जो सिंपल वाला है उसका खर्चा दोनों आंखों का मिला के 40,000 है, जो कि बाहर आपका कहीं भी जाएंगे तो 60-70 तक जाता है जी सर। और जो टोपो गाइडेड एडवांस है वो 60,000 का है, बोथ आइज। जो बाहर जाएंगे तो 80-90 कई बार 1 लाख बोथ आइज का भी हो सकता है। देखो बच्चों क्या होता है कि मैं हमेशा से सर को क्यों रिकमेंड करता हूँ आप लोगों की, जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो बाहर सर्जरीज आपकी 50 से 60 जिन बच्चों ने कराया होगा वो ये चीज समझ रहे होंगे कि वो सर्जरी सर सिर्फ 40,000 रुपए में बच्चों को करके दे देते हैं। और जो टोपो गाइडेड लेजर बताया सर ने, जो एडवांस लेजर जिनका 1-1 लाख तक लोग चार्ज करते हैं, सर उसको 60-65,000 तक आपको करके दे देते हैं। तो सर अगर कोई बच्चा आपके पास आकर बोलेगा कि सर एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर, एसएस चाहर जी के थ्रू मैं आऊँ तो उन्हें कुछ कंसेशन मिलेगा, तो जब भी आप आए, आपको जरूरी नहीं, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, आप एसएस चाहर मेडिकल सेंटर पर आ सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सर के पास आ सकते हैं, मैं एड्रेस डाल दूंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नेत्र ज्योति केंद्र है, ये आगरा में है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेत्र ज्योति केंद्र, आप कॉल करके आ सकते हैं। और अगर आपको स्पेशल कंसेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप आकर बता दीजिएगा सर को कि सर मैं एसएसआर मेडिकल सेंटर की तरफ से या एसएसआर मेडिकल सेंटर पे वीडियो देखा था तो तब मैं सर आपके पास आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए हमें सर के ऊपर ट्रस्ट है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप एसएसआर मेडिकल सेंटर पे आइए, आप आकर डायरेक्ट सर से मिलिएगा। कंसेशन चाहिए आप नाम ले सकते हैं, कंसेशन नहीं चाहिए आप डायरेक्ट अपने बेसिस पर करा सकते हैं, तो भी आप सर के पास आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई भी आंखों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है और आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सर से पूछकर आपको बता दूं। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने बच्चों की हेल्प की, और कोशिश कीजिएगा सर जो भी बच्चा आता है तो उसके बेस्ट पॉसिबल जो हमेशा से आप करते आए वो मदद आप करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैं नंबर और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप सर। दूसरी चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्त कि
आप प्लीज कॉल तभी कीजिएगा जब आपको, ऐसा नहीं कि आपने फोन किया अरे मेरी आई साइड वीक है लेजर हो जाएगा क्या, बताया है आपको कि लेजर होगा, बट उससे पहले टेस्ट होंगे, टेस्ट के बेसिस पे पता चलेगा कि लेजर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उसके लिए आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।